हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 2021 के इस सबसे पहले वीडियो में हम आज बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में कि रामसर साइट्स क्या होता है, भारत की इसमें कितनी आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें देखेंगे कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। इससे पहले आपको 2021 की शुभकामनाएँ। कुछ चंद लाइनों के साथ आज की वीडियो की मैं शुरुआत करूँगा कि बदलने की इच्छा रखना एक ताकत है। बदलना कोई कमजोरी नहीं, चाहे अपनी गलतियों को बदलना हो या विचारों को बदलना हो। सबसे बड़ा रिस्क कोई निर्णय ना लेना है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली हैं उसका जीवन कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली हैं उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। वर्ष बदल रहा है, बदल चुका है। बदलाव की कोशिश जीवन को नया रूप दे सकती है। इसी के साथ आपको 2021 की शुभकामनाएं। आपके सपने 2021 में पूरे हों और आपकी महत्वाकांक्षाएं जितनी भी हों आप उनको हासिल करें। सभी को मेरी ओर से 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नूतन वर्ष मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की आर्द्रभूमियों के बारे में। रामसर साइट्स, भारत में कुछ रामसर साइट्स को 2020 में जोड़ा गया है। इससे पहले 2019 में कुछ साइट्स को जोड़ा गया था, 2020 में जोड़ा गया है। तो वर्तमान में रामसर साइट्सों की संख्या 42 हो गई है भारत में। देखते हैं कि ये आर्द्रभूमियाँ होता क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें कि करंट अफेयर्स के लेक्चर महीने में आप हमारे 4 वीडियो जाते हैं जो कुछ कारणवश कुछ महीनों से नहीं आ सके। उनकी शुरुआत हम जल्द ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो कि ये आर्द्रभूमियाँ होता क्या है। आर्द्रभूमि जलीय चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियाँ होती हैं। समृद्ध जैव विविधता के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आधार भी है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, इससे पहले हम रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन 1971 में 2 फरवरी ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन हुआ था और इसके समझौते 1975 से लागू हुए थे, प्रभावी हुए थे। भारत में भी रामसर कन्वेंशन एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने इसको 1982 में इसको रेटिफिकेशन किया था। भारत में टोटल कुल 42 आर्द्रभूमियाँ हैं। इसमें से कुल कौन कौन सी साइट्स शामिल की जाती हैं, जैसे नमी पीठ भूमियाँ, दलदली भूमि वाले क्षेत्र, प्राकृतिक या मानव निर्मित जल भराव क्षेत्र, ताजा या खारा या लवड़ी जल जिसके अंतर्गत समुद्री जल जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति में 6 मीटर से अधिक ना हो, 6 मीटर से अधिक इसकी गहराई ना हो, उनको शामिल किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे आपका नदी जल मार्ग, धान के खेत, मानव निर्मित जल निकाय, नमक उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं शामिल नहीं होती हैं। आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें या तो स्थायी रूप से या फिर मौसमी तौर पर पानी भरा रहता है, और यह एक अलग प्रकार की पारिस्थितिकी बन जाती है। इनमें बाढ़ वाले मैदान, दलदल, मछली के तालाब, ज्वार की दलदल और मानव निर्मित आर्द्रभूमि शामिल होती हैं। आर्द्रभूमि में सर्वाधिक उत्पादकता होने के कारण इनका सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व अत्यधिक होता है। ये प्राकृतिक जैव विविधता के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षियों, जानवरों, विलुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों, देशज पौधों और कीड़ों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराती हैं। भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1986 के दौरान जितनी भी भारत की राज्य सरकारें हैं उनके सहयोग से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP कहते हैं, इसको भी लाया गया था। बाद में दोहराव से बचने के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम का विलय करके राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना NPCA को लाया गया था। NPCA इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, इसको लाया गया था। भारत ने और भी कुछ संरक्षण के लिए, वेटलैंड संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जैसे भारतीय मत्स्य अधिनियम 1857, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल संरक्षण अधिनियम 1974, समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976, इसको हम जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भी कहते हैं। इसके साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना 1991, वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991, जैविक विविधता अधिनियम 2002, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम भारत सरकार चलाती है जिनसे इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। भारत में वर्तमान में 42 आर्द्रभूमियां हैं, जिसमें से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 8 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। उसके बाद पंजाब की 6 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। वर्तमान 2020 की हम अगर बात करें कि 2020 में कौन कौन सी आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, तो एक लोनार लेक महाराष्ट्र में नवंबर 2020 में इसको शामिल किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र की एक और आर्द्रभूमि थी नंदूर मधमेश्वर, ये भी एक महाराष्ट्र की आर्द्रभूमि है। इसके बारे में देखते हैं
कि लोनार झील को लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 35,000 से 50,000 साल पहले एक भारी उल्कापिंड के गिरने से प्लेस्टोसिन युग में हुआ माना जाता है। झील में पानी खारा और क्षारी दोनों है। लोनार झील का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि अभी 2019 में लॉकडाउन के दौरान ये चर्चा में भी रही है। इसके पानी का रंग बदलने के कारण यह चर्चा में थी। सुर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश में 2020 में इसको शामिल किया गया है। यहाँ मछली की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इन सभी को खतरे में पड़ी प्रजातियों में शामिल किया जाता है। और सबसे अधिक धब्बेदार चील जिसे हम कहते हैं क्लैंगना, सार्डिस क्रेन और वाल्गो कैटफिश, यह साइट उन पक्षियों की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं, जिसमें 30,000 से अधिक जल पक्षी हैं। आपको बता दें बहुत सारे साइबेरियन पक्षी विंटर सीजन के दौरान भारत में प्रवास करते हैं और ये आपका गंगा में भी बहुत सारे प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले यूपी की और 7 साइट्स को शामिल किया गया है, जैसे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील और ऊपरी गंगा नदी, जिसको हम ब्रिज घाट से नरौरा स्ट्रेंच तक देखते हैं। लद्दाख में सोकर लेक को नवंबर 2020 में शामिल किया गया है। यह उच्च ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि परिसर है जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर अधिक से अधिक की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसमें 2 जुड़ी हुई झीलें, मीठे पानी का स्टार्ट शो और बड़ा हाइपर शैलीन शोकार शामिल है। इससे पहले लद्दाख की सो मोरेरी झील को भी शामिल किया गया था। सो मोरेरी झील को भी शामिल किया गया था। कनवार ताल या काबरताल लेक ये बेगूसराय बिहार में स्थित है। इसको जुलाई 2020 में शामिल किया गया था। ये बिहार की एकमात्र आर्द्रभूमि है। बिहार में अभी तक कुल एक ही ऐसी आर्द्रभूमि है जो कनवार ताल है। इसको 2020 में शामिल किया गया था। कंवर झील के रूप में जाना जाता है। यह भारत गंगा के मैदान के 2620 हेक्टेयर को कवर करता है। महत्वपूर्ण जैव विविधता मौजूद है, जिसमें से 165 पौधों की प्रजातियां, 394 जानवरों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 221 पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों में से एक है। असम कंजर्वेशन रिजर्व, असम नहीं, आप यहाँ फोकस करिएगा कि असम कंजर्वेशन है, असम मत पढ़िएगा। असम उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड का एकमात्र आर्द्रभूमि है या कह सकते हैं वेटलैंड है। इसके बारे में उत्तराखंड में प्रवासी की ऐशगाह माने जाने वाली असम कंजर्वेशन रिजर्व को 14 अगस्त, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 14 अगस्त 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया था। और यहाँ अक्टूबर में प्रवासी परिंदों का आगमन होता है और ये मार्च आखिर तक डेरा डाले रहते हैं, बिकॉज कि यहाँ पे ठंडी का स्तर थोड़ा सा कम रहता है साइबेरिया की अपेक्षा। रूस आदि इलाकों से पक्षियाँ प्रवास पर पहुँचते हैं। आसन वेटलैंड सुरखाब पक्षी, जिसे रूडी सेल्टक भी कहा जाता है, का पसंदीदा क्षेत्र है। ये वर्तमान में, यानी हम इसकी बात करें कि 2020 में जोड़ी गई आर्द्रभूमियां हैं। ये है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि भारत में टोटल कितनी आर्द्रभूमियां, कौन से आर्द्रभूमि किस राज्य में है, उसको शामिल कब किया गया था, विस्तार से उल्लेख करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।